नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हम लोग जो है प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर रहे थे। और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है उसके लिए कौन से आधार बनाए गए हैं, उन आधारों के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन वो पूरा आधार जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल, तो राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल जिसके लिए आर्टिकल 356 में बात की गई है। और राष्ट्रपति शासन पे अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने के लिए दो आधार क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। दो आधारों पर जो है किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, या प्रेसिडेंट रूल को क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है उस राज्य में। तो अगर आप आएंगे दो आधार, तो दो आधार के अंतर्गत पहला आधार हम लोगों ने बात किया था। पहला आधार देखा था कि पहला आधार क्या है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। तो संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में या संवैधानिक तंत्र जो है फेल होने की स्थिति में उस राज्य में 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है राज्यपाल के रिपोर्टों, उस राज्य के राज्यपाल के रिपोर्टों के माध्यम से। दूसरा आधार हम लोगों ने बात नहीं किया था। अब आइए देखते हैं दूसरे आधार के बारे में। 365 के अनुसार, अनुच्छेद 365 के अनुसार या 365 में यह बताया गया है कि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना या उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्टों के माध्यम से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा क्या कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 356 के अंतर्गत अगर किसी राज्य में वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ की कार्यपालिका व्यवस्था, वहाँ की विधायी व्यवस्था संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा हो, तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्टों के माध्यम से क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा आधार था कि आर्टिकल 365 के अनुसार कि कोई राज्य अगर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, पालन नहीं करता है, तो ऐसे संदर्भ में राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल की रिपोर्टों के माध्यम से उस राज्य में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल को क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। ये दो आधार हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए।
अब हम लोग बात करेंगे संसदीय अनुमोदन। ये राष्ट्रपति शासन के संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। समयावधि के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना आवश्यक। अनुमोदन होना क्या है, आवश्यक है। अगर आपको याद होगा जब हम लोग जो है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे 352 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जब 352 की उद्घोषणा हो जाती है तो वहाँ पे उसके उद्घोषणा के जो है 1 महीने के अंदर जो है वहाँ पे जो है संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना आवश्यक होता था। लेकिन यहाँ पे जो है कितने महीने के अंदर, 2 माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र या उद्घोषणा, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा हो गया, तो उद्घोषणा होने पर मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा किया गया और उसी समय लोकसभा के विघटित होने के साथ जारी होता है। लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है। कहने का मतलब क्या है, अथवा मान लीजिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है, या लोकसभा 2 माह के भीतर, लोकसभा 2 माह के भीतर या 2 माह के अंदर, लोकसभा 2 माह के भीतर या 2 माह के अंदर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृति दिए, बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है। तो वैसे संदर्भ में अगर जो है मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा किया गया और वैसे समय किया गया जब लोकसभा का विघटन हो जाए, या अथवा लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा को स्वीकृत किए ही विघटित हो जाती है, तो वैसे समय जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक, लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक, लोकसभा के पहली बैठक के 30 दिन तक बना
रहता है। शर्त यह है कि राज्यसभा निर्देशित समय में उसे पास कर दिया हो। तो हम लोगों ने एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बात किया कि जब राष्ट्रपति शासन की ऐसी समय उद्घोषणा हो या ऐसी समय इसको डिक्लेयर किया जाए जिस समय लोकसभा का विघटन हो जाए या लोकसभा 2 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन को बिना स्वीकृत दिए अगर विघटित हो जाए, तो वैसे संदर्भ में या वैसे समय जो है उस प्रेसिडेंट रूल पर या राष्ट्रपति शासन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो घोषणा पत्र जो है लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक जो है क्या रहेगा, बना रहेगा। शर्त यह है कि राज्यसभा उसे निर्देशित समय में क्या कर दे, पास कर दे या निर्देशित समय में पास कर दिया हो। तो यह क्या था, एक सिचुएशन था, इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा कितने दिनों तक बना रहता है, 30 दिन तक जो है बना रहता है। यदि राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति, राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति दोनों सदनों से मिल जाए, तो वैसे समय दोनों सदनों से मिल जाए तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने होती है। 6 महीने होती है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और यह वृद्धि 6 महीने करके होगा। ऐसी प्रक्रिया के लिए संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत से पास करना आवश्यक है। आवश्यक है। तो साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से क्या करना है, पास करना आवश्यक है।
अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी के समय हम लोगों ने क्या देखा था, नेशनल इमरजेंसी के समय हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो है अगर जो है नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन को क्या करना है, बढ़ाना है, तो वहाँ पे विशेष बहुमत से क्या किया जाता था, पास किया जाता था, स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है कौन से बहुमत से पास किया जाएगा, साधारण बहुमत से क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग साधारण बहुमत के बारे में समझ लेते हैं कि साधारण बहुमत होता क्या है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। तो साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी पर अगर आप आएंगे तो जैसे सबसे पहले बहुमत समझते हैं। बहुमत क्या होता है, बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक। अगर मान लीजिए 545 सीट है तो 545 का मतलब क्या है, आधे से एक अधिक क्या होगा मान लेते हैं कि 273 या 274 इसका क्या होगा, बहुमत होगा। मान लेते हैं 100 सीट है तो 100 सीट का बहुमत या मेजॉरिटी कितना होगा, तो बहुमत जो है 51 और किसका होगा, 49 का होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मेजॉरिटी का मतलब, बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। आइए समझते हैं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, ये जो मैंने लिखा है सेंटेंस, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत या मेजॉरिटी। मान लेते हैं कि लोकसभा में कितने 545 मेंबर हैं, तो 545 अगर मेंबर हैं और 545 में मान लेते हैं कि लोकसभा में प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं कितना, 400 क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उपस्थित 400 हुए हैं तो 400 वोटिंग भी करें, ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि 400 में जो है 400 में 300 लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। 300 लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अब इन 300 का जो बहुमत होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल मेजॉरिटी। तो क्या बोलेंगे, 151 एवं 149, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। आशा करते हैं कि आपको सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत समझ में आया होगा। आगे जब हम लोग जो है संविधान संशोधन का टॉपिक करेंगे या जो है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, संविधान संशोधन। तो आइए जो है हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संसद के द्वारा कुछ व्यवस्था की गई। कुछ व्यवस्था क्या की गई कि राष्ट्रपति शासन को, कुछ लोग थे राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक समय
1 वर्ष से अधिक समय के लिए जो है क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। बढ़ाने के संदर्भ में प्रतिबंध, बढ़ाने के संदर्भ में क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। कुछ व्यवस्था की गई कि आखिर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए 1 वर्ष से अधिक समय के लिए अगर राष्ट्रपति शासन क्या करना है, लगाना है, या प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उसके लिए क्या प्रतिबंध करे गए, क्या व्यवस्था की गई, उसको जो है क्या करना है, समझना है। इसमें जो है यह बताया गया कि अगर राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक और 6 महीने के लिए बढ़ाने के संदर्भ में 2 परिस्थितियां बताई गई कि 2 परिस्थितियां उपलब्ध होंगी, तब 1 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। 2 परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। 2 परिस्थितियां कौन सी थी? 2 परिस्थितियां यह थी कि पहला, पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। तो कहने का मतलब, यदि पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई हो, तो वैसी परिस्थिति में जो है क्या किया जा सकता है, 6 महीने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। या दूसरा क्या व्यवस्था था, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराने की परिस्थितियां उपलब्ध न हो। उस राज्य में चुनाव कराने की परिस्थितियां उपलब्ध न हो। तो अगर ये 2 परिस्थितियां हैं, तो क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। पहला कि उस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या जो है चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में जो है चुनाव कराना संभव नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यह व्यवस्था जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है क्या की गई है, की। अगर आप समाप्ति पे आएंगे कि इसका समाप्ति कैसे किया जा सकता है, तो समाप्ति पे इसका जो है राष्ट्रपति जब चाहे
इसे एक नई उद्घोषणा के माध्यम से, एक नई उद्घोषणा के माध्यम से, नई घोषणा के माध्यम से समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकती है। तो समाप्त क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती, संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में, किसी भी राज्य में किस आधारों पर लगाया जा सकता है, और उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इसकी समाप्ति जो है कैसे की जा सकती है। सभी प्रकार के सिचुएशन के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात किया। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति शासन का जो है प्रभाव देखेंगे या परिणाम देखेंगे कि आखिर जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय क्या परिणाम होता है। तो परिणाम या प्रभाव पे आइए हम लोग देखते हैं। उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उस राज्य की कार्यपालिका को भंग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। और सभी कार्यपालिका शक्तियां, सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, उस राज्य के राज्य सूची, उस राज्य के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। नेक्स्ट, उस राज्य के विधायी शक्तियां कार्यपालक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, सभी केंद्र सरकार के पास होती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है वहाँ पे ये परिणाम या ये इम्पैक्ट क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 352 और 356 में अंतर क्या है, 352 एंड 356 में अंतर क्या है। अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 में अंतर। 352 और 356 में हम लोग क्या करेंगे, अंतर देखेंगे कि 352 और 356 में अंतर क्या है। आइए देखते हैं। 352 का संबंध, अनुच्छेद 352 का संबंध संपूर्ण भारत या संपूर्ण देश
या देश का कुछ भाग। तो अगर इसका संबंध क्या है, संपूर्ण देश या देश के कुछ भाग से, कहने का मतलब पूरे भारत में 352 लगाया जा सकता है या देश के किसी हिस्से में जो है क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसका संबंध राज्य से, किससे है, राज्य से। तो जिस राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र क्या होगा, फेल होगा, वहाँ जो है नियमों के अनुसार कार्य नहीं चलेगा, तो वहाँ पे 356 में का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 352 लगाए जाने का आधार क्या है। तो इसको लगाए जाने का जो आधार है वह आधार क्या है, तो आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो इन आधारों पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। इसका आधार क्या है, तो इसका आधार जो है एक क्या है 356 और दूसरा 365। 356 में मैंने बोला कि राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल होने की स्थिति में। और 365 में हमने बताया कि केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन करने, तो केंद्र के दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने के संदर्भ में जो है, और 356 के आधार में जो है उस राज्य में जो है क्या किया जाता है, 356 का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो तो 352 के लिए आर्टिकल लागू करने के लिए आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 का बात किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है और 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के आदेश पर जो है फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो इस प्रकार अगर हम लोगों ने देखा कि 352 और 356 में डिफरेंस क्या है, 352 356 में अंतर क्या है, नोट कर लीजिएगा। अब एक और आपातकाल है, हम लोग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो है पूछा नहीं जाता, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। वित्तीय आपातकाल या फिनेंशियल इमरजेंसी, या वित्तीय आपातकाल। तो फिनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल पे अगर आप आएंगे तो वित्तीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 360 का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले वित्तीय आपातकाल किसी भी देश में उस समय हो सकता है जब उस देश का राजकोष खाली हो जाए, उस देश के पास इतना भी पैसा न हो कि वह अपने दिन प्रतिदिन की कार्यों को क्या कर सके, संचालित कर सके, अपने कर्मचारियों को वेतन उपलब्ध करा सके। तो वैसे संदर्भ में वह देश जो है
फिनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है तो हम लोग उसे वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। यह बात किसमें बताई गई है? आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग, अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में एक भी बार नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। कहने का मतलब भारत इस सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं आया कि उसको जो है 360 को डिक्लेयर करना पड़े। उसके अलावा अगर आप इसका अर्थ पे आएंगे तो इसका अर्थ का मतलब क्या है? इसके अर्थ का मतलब यह है कि देश का राजकोष खाली हो जाना, राजकोष खाली होने का मतलब प्रतिदिन के कार्य प्रणाली को करने में अक्षम कर्मचारियों के वेतन देने में अक्षम। ऐसे सिचुएशन में जो है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। भारत में अभी भी इसका एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये 360 इतना जानिए। क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है? तो वित्तीय आपातकाल का बात जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। तो भारत अभी इससे क्या है, अछूता है। इसका प्रयोग भारत में एक भी बार नहीं किया गया है। इसका प्रयोग होने का मतलब कि भारत जो है आर्थिक संकट के विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। जबकि वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देश, आपने ग्रीस का क्राइसिस सुना होगा, आपने जो है पाकिस्तान में सुना होगा कि पाकिस्तान इतना बड़ा आर्थिक संकट से गुजरा कि वह अपने कर्मचारियों का सैलरी देने में भी अक्षम है। तो वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें दिखाई दी। लेकिन भारत का जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि भारत जो है इस प्रकार की समस्या से अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो ये जो है हम लोगों ने 360 या वित्तीय आपातकाल के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। तो ये हम लोग इमरजेंसी का टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इमरजेंसी में हम लोगों ने 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल या फिनेंशियल इमरजेंसी, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप इतना पढ़ लेंगे तो विश्वास मानिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अब हम लोग जो है जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज मैं थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है या तो संस्थाओं के बारे में स्टार्ट करेंगे। संस्थाओं में अगर आप आएंगे तो दो प्रकार की संस्थाएं हैं। एक संस्था है संवैधानिक संस्था या जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है गैर संवैधानिक संस्था या जिसे संविधानेतर संस्था भी बोलते हैं, संविधानेतर संस्था। तो एक गैर संवैधानिक है और दूसरा क्या है, संवैधानिक संस्था।
संवैधानिक संस्था ऐसी संस्था होती है जिसका उल्लेख कहाँ किया गया हो, संविधान में किया गया हो। तो वैसी सभी संस्थाएं जो है संवैधानिक संस्थाएं होंगी जिनका उल्लेख संविधान में किया गया होगा। जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो, उसे हम लोग जो है गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्था के नाम से जानते हैं। अगर जो है संवैधानिक संस्थाओं में आएंगे तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अंतर्राज्यीय परिषद, इंट्रा स्टेट काउंसिल, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सारे मुद्दे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए प्रॉपर आर्टिकल बताए गए हैं। आर्टिकल 324, आर्टिकल 280, 280, आर्टिकल 263, 263, आर्टिकल 315, 315, आर्टिकल 148, 148, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76, ये सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। प्रॉपर जो है संविधान में इनके बारे में चर्चा किया गया है। तो ये सारी संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप आएंगे गैर संवैधानिक संस्थाओं में तो हम लोग पढ़ेंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके अलावा हम लोग देखेंगे वोमेन कमीशन, महिला आयोग। उसके अलावा हम लोग देखेंगे प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। इसके अलावा हम लोग देखेंगे NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा हम लोग देखेंगे नीति आयोग। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग क्या करेंगे, गैर संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत क्या करेंगे, देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे आर्टिकल 368। तो अनुच्छेद 368 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे संविधान संशोधन की बात की गई है। तो संविधान संशोधन हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट संशोधन है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उन संशोधन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो संशोधन करने के तरीके को भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन जो है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। और उसी के बाद हम लोग भाषा या लैंग्वेज का टॉपिक करेंगे, लैंग्वेज या भाषा का टॉपिक क्या करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। तो कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का टॉपिक क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसको आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें। और इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करें, उस प्रॉब्लम को आपको जो है सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।